Hello students, Nikita here. I welcome you all. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. So students, जिन्होंने लास्ट वीडियो में सबसे पहले सही आंसर कमेंट किया था उनके नाम स्क्रीन पर है। इन दोनों को कंग्रेचुलेशंस। इसी तरह और लोग भी पार्टिसिपेट करें पजल में, इससे आपकी नॉलेज चेक होगी और तो कुछ नहीं। और इसके बाद जो हमारी आज की पजल है वो स्क्रीन पर है, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सो नाम से है इलेक्ट्रिक की फील्ड, मतलब चार्ज की फील्ड। सो इट इज द स्पेस अराउंड चार्ज वेयर इट इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सो ये मेरा एक चार्ज है, इस चार्ज के आसपास जहां कहीं भी इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around charge where its effect can be experienced. क्लियर स्टूडेंट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से स्पेस है जहां पर इसका इफेक्ट चार्ज का एक्सपीरियंस किया जा सके। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, वेयर क्यू नॉट इज द चार्ज एंड एफ इज द फोर्स। सो अगर मैं ये पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। So electric field is vector quantity. So इसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके यूनिट क्या होंगे? फोर्स के यूनिट है न्यूटन, चार्ज के कूलम। न्यूटन पर कूलम हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट है, और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एक इसके यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t -2, और उसके बाद हमारे चार्ज के यूनिट होते हैं एम्पियर टाइम AT। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा m l t, ये -2 है, ये ऊपर चल जाएगा -3a। तो ये मेरे डायमेंशन आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक चीजें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके यूनिट क्या है, क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, डायमेंशन, दैट्स इट। अब हम कुछ आर्टिकल डिराइव करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक मेरे पास टेस्ट चार्ज है। अब ये जो दोनों चार्ज होंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, इसका मतलब हम इसमें चार्ज मूव करके ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी वो चार्जेस रेस्ट पे होंगे, उस दौरान हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अब ये दोनों चार्ज है, ये दोनों चार्ज मेरे रेस्ट पर हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2। अब इसमें हमारे जो दो चार्ज है वो कौन कौन से, Q और Q0। इन दोनों के जो बीच की फोर्स होगी वो होगी ये कौन सा लॉ था, कूलम्स लॉ, जो कि हमने ड्राइव भी किया हुआ है। उसके बाद 1/4πε0 Q0/R, ये है मेरी फोर्स सारी वैल्यू। अब इस फोर्स की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी, डिवाइड बाय Q के साथ Q कैंसिल, फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/4πε0 Q0/R। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q/R। तो स्टूडेंट्स, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जस्ट इतना डिफरेंस है, जो फोर्स है वो दो चार्जेस के बीच में है और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखना चाहूं तो 1/4πε0 Q0/R, ये मैग्नीट्यूड और ये मेरी डायरेक्शन। तो इसको मैं R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पे 1/4πε0 Q0/R² था, तो 1/4πε0 Q0 मैग्नीट्यूड इंटू इट्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा मेरा R वेक्टर अपॉन R³। ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। आई होप ये सारा समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल E इज इक्वल टू F/Q, वेयर F इज फोर्स एंड Q इज चार्ज। हमने जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा और इस इक्वेशन में पुट की वैल्यू, Q से Q कैंसिल करके ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q0/R², और ये मेरा फॉर्मूला है इन वेक्टर फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्जेस इन ए सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें n चार्जेस है और उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्जेस इन ए सिस्टम। तो सबसे पहले मैं एक सिस्टम मान लूंगी, इसमें मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, 1 2, ये मेरा Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, ये मेरे Qn चार्ज, और इसका ओरिजिन तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा मेरा R1 वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा R2 पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा Rn वेक्टर। तो मुझे इन सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एक सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे जो प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, वो हमें क्या बताता है कि अगर हमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो सिंपल मैं इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दूंगी प्लस, तो मुझे पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सिस्टम, total electric field of a system is the sum of all the electric field in a सिस्टम। कि अगर मैं पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो सिंपल उन सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड को, सिस्टम के अंदर की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सभी को सम कर दूंगी और मुझे टोटल सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब हम अपना आर्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट चार्ज विल बी 1/4πε0 अब किस चार्ज की बात हो रही है, Q1/R² इंटू R वेक्टर। क्यों R1 वेक्टर, क्यों, क्योंकि फर्स्ट चार्ज की बात हो रही है। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 सेकेंड चार्ज। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये R1² होगा और ये R2² इंटू R2
कैप। इसी तरह हम सभी प्लस करेंगे तो मेरे पास ई एन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/4πε0 क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर इंटू आर एन कैप। तो अब मैं इन सभी को प्लस कर दूं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, E2 प्लस अप टू En। तो ये आ जाएगा मेरा 1/4πε। इन सभी को जब मैं प्लस करूंगी तो ये वाली चीज मेरे पास आ जाएगी कॉमन, तो Q1/R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, Qn अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। तो ये मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगी किसी भी सिस्टम के लिए। अब मैं इसको थोड़ा कंपैक्ट फॉर्म में लिखती हूँ, तो कंपैक्ट फॉर्म में क्या आंसर आ जाएगा, 1/4πε0 तो कांस्टेंट है। अब मैं इसको समीशन की फॉर्म में लिख देती हूँ, तो समीशन इसको हम कब यूज करते हैं, जब बहुत सारी टर्म एडिशन में यूज हो रही हो तो उन सबको कंपैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, अब यहाँ पे सभी चार्ज हैं, मतलब ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं एक नंबर को छोड़ के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई। नीचे भी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, तो इन सभी में भी नंबर का ही डिफरेंस है, तो मैंने लिख दिया आई, क्योंकि अगर ये भी 1 होगा, यही भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो इसको मैं लिख देती हूँ RI कैप, वेयर आई जो वैल्यू है वो मेरी 1 से लेके अप टू n तक है। अब हम सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू n सिस्टम के लिए, n चार्जेस के लिए कैलकुलेट कर सकते। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्जेस ये क्लियर होगा। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये करने के लिए जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी इससे पहले वाली वीडियोस दैट इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप फटाफट जाके पहले वो देखिए, फिर ये वाले आर्टिकल पर हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक लीनियर, एक सरफेस और एक वॉल्यूम। मुझे इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बहुत इजी है, तो मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लूंगी, 1/4πε0 चार्ज, उसको मैं कंसीडर कर लूंगी QL अपॉन RL स्क्वायर इंटू RL कैप। उसके बाद में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगी, दैट इज QS इंटू RS स्क्वायर इंटू RS कैप। उसके बाद वॉल्यूम 1/4πε0 QV इंटू RV स्क्वायर इंटू RV कैप। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं इन सभी को क्या कर दूंगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इन सभी को प्लस कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, EL प्लस ES प्लस EV इज इक्वल टू, अब 1/4π सेम क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा QL अपॉन RL स्क्वायर इंटू RL कैप, QS बाय RS स्क्वायर, QS अपॉन RS स्क्वायर इंटू RS कैप प्लस QV अपॉन RV स्क्वायर इंटू RV कैप। तो ये मेरा कैलकुलेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये थे हमारे 2 आर्टिकल्स। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इनको पढ़ने के पहले हम सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इसका यूज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टूडेंट्स सिंपल, जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना होता है तो तब हम किसका यूज लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इट इज यूज टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज। क्लियर स्टूडेंट। तो
ये वाला जो कंसेप्ट था हमें किसने दिया था? फैराडे ने। थर्ड पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से किस तरफ जाती है? नेगेटिव। अब ये जो मैंने जो भी बताया है उसका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो चार्ज हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे अनलाइक चार्जेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अनलाइक चार्जेस। अब अनलाइक चार्ज कौन से? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैंने क्या बताया? जो भी मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसमें क्या जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ एरो बनेगा क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा निकलती है, और नेगेटिव में हमेशा अंदर आने वाला एरो बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव की तरफ आती है और पॉजिटिव से जाती है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अनलाइक चार्जेस। अब मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ फॉर द लाइक चार्जेस। तो अगर मैंने दो लाइक चार्जेस लिए फॉर लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस फॉर एग्जांपल मैंने पॉजिटिव दो कंसीडर कर लिए। तो पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ, और ये भी पॉजिटिव है। अब आप इसको इस तरफ तो बना नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ जाने वाला एरो बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाती है। और अगर मैंने दोनों लाइक चार्जेस नेगेटिव कंसीडर किए तो कौन सा चार्ज बनेगा? तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी? ये मेरे पास नेगेटिव, ये भी मेरे पास नेगेटिव। तो इसमें हमेशा अंदर जाने वाला एरो बनेगा। इसमें भी मेरा हमेशा अंदर जाने वाला बनेगा कि कहीं से पॉजिटिव चार्ज से अंदर आ रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें। उसके बाद अगर मेरा अकेला पॉजिटिव चार्ज हो तो इसमें जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है, और नेगेटिव से हमेशा अंदर की तरफ एरो बनाओगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाई है फॉर द डिफरेंट चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर सिंगल चार्जेस एक्सेट्रा। तो आज हम करेंगे इसके बाद लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले तो मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई दी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। इस पॉइंट से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, दोबारा फॉर्म करते हैं, मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये पॉइंट है, अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये मेरी उस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा। तो पॉइंट है टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। और अब तीसरा पॉइंट क्या है? कभी भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। रीजन, इसका रीजन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वो क्रॉस कर रहे हैं, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, इस लाइन के लिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। देखो स्टूडेंट ध्यान से, मेरे पास दो लाइंस है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया ये वाला। अगर मैं इस लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करूंगी ये वाला, इस लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूंगी ये वाला, तो एक पॉइंट के दो टेंजेंट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। एक पॉइंट की दो डायरेक्शन ये पॉसिबल नहीं है ना। आप एक टाइम पे इस जगह भी प्रेजेंट और किसी और जगह भी प्रेजेंट हो तो एक पॉइंट की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक पॉइंट की एक ही डायरेक्शन, दो पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे फॉर्म
continuous curve not closed loops। ये कॉन्टिन्यूस कर्व फॉर्म करती है, क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करेंगी। जैसे कि क्लोज लूप मैग्नेट में होती है, जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ, ये हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेंगी इस तरीके से नॉर्थ से साउथ। बट इसमें ये जरूरी नहीं है वो क्लोज लूप बनाएं, वो कॉन्टिन्यूस कर्व्स भी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस टू द कंडक्टर, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंडक्टर की बात करूं, मेरे पास ये कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव ये चार्ज होंगे और ये नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इस पर्टिकुलर चार्ज पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो इन सभी की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सरफेस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बारे में, उसके डायमेंशंस, उसके यूनिट्स वगैरह पढ़ी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की फॉर एन चार्जेस, सेम प्रोसेस था फॉर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, वो ये कंसेप्ट किस लिए यूज होता है, किसने दिया था। उसके बाद हम आए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।